गुस्से के बारे में एक बुनियादी चीज़ जो समझने की ज़रूरत है हमें, वो ये है कि गुस्सा एक ऑनेस्ट इमोशन है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम गमी महसूस करते हैं, जैसे हम खुशी महसूस करते हैं, बाज़ औक़ात मायूसी का शिकार होते हैं, उसी तरह से हम गुस्से में भी हम आते हैं। ये हर उस जगह पे हमें नज़र आता है जहाँ पे हमें लगता है कि हम किसी जुल्म या नाइंसाफ़ी का शिकार हुए हैं, तो हमें गुस्सा जवाब के तौर पर आता है। और बाज़ औक़ात जब हम गुस्से में आते हैं तो हम अपने जज्बात का इजहार करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम चूँकि इमोशनली इलिटरेट लोग हैं, हमें अपने जज्बात का इजहार कर मुनासिब तरीक़ों का पता नहीं है, तो हम एक्ट आउट करने की तरफ जाते हैं या गुस्से में हम कोई तोड़ फोड़ करने की तरफ जाते हैं। ज़्यादातर लोग ये एहतजाज करते हुए भी आपको नज़र आते हैं कि वो जो गुस्सा कर रहे हैं वो ना सिर्फ जायज़ है बल्कि ये कोई उनकी अखलाकी ज़िम्मेदारी है। जैसे सोसाइटी में जब भी आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आएगी जो कि नेगेटिव होगी, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो एहतजाज करने के लिए उठ खड़े होते हैं। और एहतजाज के दौरान आपने देखा होगा कि उनके दावे ये होते हैं कि वो पुरअमन एहतजाज करेंगे, यानी अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे, लेकिन नतीजा थोड़ा सा इससे डिफरेंट आपको नज़र आता है। लोग एहतजाज के दौरान ना सिर्फ तोड़फोड़ करते हुए नज़र आते हैं, लोगों की अमलाक को जलाते हुए नज़र आते हैं, बल्कि लगे हाथों पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद भी करने वो लगते हैं। सो ये सारे गुस्से के डिफरेंट डायनेमिक्स हैं जिसके ऊपर हम ज़ुबानी बातचीत से फिजिकल तशद्दुद की तरफ हम आ जाते हैं। नशे के मरीजों की फैमिलीज माजी की काफ़ी तकलीफ़ें देख चुके होते हैं। पेशेंट के रवैये ऐसे होते हैं जो कि उन्हें तकलीफ़ देने वाले होते हैं। बाज़ औक़ात वो उस पर चुप इख्तियार करते हैं, बाज़ औक़ात उसके साथ नेगेटिवली वो कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, उसको धमकियाँ देते हैं। बाज़ औक़ात मुस्तकबिल के भी खौफ होते हैं। फैमिली को लग रहा होता है कि जब तक हम जिंदा हैं तो हम इसको किसी तौर मैनेज कर लेंगे, लेकिन हमारे बाद इसका क्या बनेगा। सो मुस्तकबिल के काफ़ी सारे खौफ भी फैमिली को लाहक होते हैं। दूसरा जो गुस्सा फैमिली बाज़ औक़ात करती हुई नज़र आती है, जो कि इससे भी एक स्टेप आगे की तरफ जाता है, क्योंकि नशे की बीमारी जो है वो रुकी नहीं रहती, वो बल्कि वो साथ साथ प्रोग्रेस कर रही होती है, जिसका मतलब है कि हर गुजरने वाले दिन में फैमिली के लिए तकलीफ़ें जो हैं वो ज़्यादा हो रही होती हैं। सो फैमिली फिर इंस्ट्रक्टिव एंगर से सेफ गार्डिंग एंगर की तरफ भी जाती है। गुस्से के बारे में एक बुनियादी चीज़ जो समझने की ज़रूरत है हमें, वो ये है कि गुस्सा एक ऑनेस्ट इमोशन है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम गमी महसूस करते हैं, जैसे हम खुशी महसूस करते हैं, बाज़ औक़ात मायूसी का शिकार होते हैं, उसी तरह से हम गुस्से में भी हम आते हैं। ये हर उस जगह पे हमें नज़र आता है जहाँ पे हमें लगता है कि हम किसी जुल्म या नाइंसाफ़ी का शिकार हुए हैं, तो हमें गुस्सा जवाब के तौर पर आता है। और बाज़ औक़ात जब हम गुस्से में आते हैं तो हम अपने जज्बात का इजहार करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम चूँकि इमोशनली इलिटरेट लोग हैं, हमें अपने जज्बात का इजहार कर मुनासिब तरीक़ों का पता नहीं है, तो हम एक्ट आउट करने की तरफ जाते हैं या गुस्से में हम कोई तोड़ फोड़ करने की तरफ जाते हैं। ज़्यादातर लोग ये एहतजाज करते हुए भी आपको नज़र आते हैं कि वो जो गुस्सा कर रहे हैं वो ना सिर्फ जायज़ है बल्कि ये कोई उनकी अखलाकी ज़िम्मेदारी है। जैसे सोसाइटी में जब भी आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आएगी जो कि नेगेटिव होगी, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो एहतजाज करने के लिए उठ खड़े होते हैं। और एहतजाज के दौरान आपने देखा होगा कि उनके दावे ये होते हैं कि वो पुरअमन एहतजाज करेंगे, यानी अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे, लेकिन नतीजा थोड़ा सा इससे डिफरेंट आपको नज़र आता है। लोग एहतजाज के दौरान ना सिर्फ तोड़फोड़ करते हुए नज़र आते हैं, लोगों की अमलाक को जलाते हुए नज़र आते हैं, बल्कि लगे हाथों पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद भी करने वो लगते हैं। सो ये सारे गुस्से के डिफरेंट डायनेमिक्स हैं जिसके ऊपर हम ज़ुबानी बातचीत से फिजिकल तशद्दुद की तरफ हम आ जाते हैं। देखिए, गुस्से की जो डिस्ट्रक्टिव शक्ल है वो ये है कि बाज़ औक़ात हमें गुस्सा अपनी माजी की तकलीफ़ों पर या फिर मुस्तकबिल के खौफ की वजह से आता है, जो हमें हाल के अंदर बेबस किए रखता है, इमोबलाइज रखता है। नशे के मरीजों की फैमिलीज़ के अंदर हमें गुस्से की यही जो पैटर्न्स है वो नज़र आते हैं कि वो माजी की काफ़ी तकलीफ़ें देख चुके होते हैं। पेशेंट के रवैये ऐसे होते हैं जो कि उन्हें तकलीफ़ देने वाले होते हैं। बाज़ औक़ात वो उस पर चुप इख्तियार करते हैं, बाज़ औक़ात उसके साथ नेगेटिवली वो कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, उसको धमकियाँ देते हैं। बाज़ औक़ात मुस्तकबिल के भी खौफ होते हैं। फैमिली को लग रहा होता है कि जब तक हम जिंदा हैं तो हम इसको किसी तौर मैनेज कर लेंगे, लेकिन हमारे बाद इसका क्या बनेगा। सो मुस्तकबिल के काफ़ी सारे खौफ भी फैमिली को लाहक होते हैं। दूसरा जो गुस्सा फैमिली बाज़ औक़ात करती हुई नज़र आती है, जो कि इससे भी एक स्टेप
आगे की तरफ जाता है, क्योंकि नशे की बीमारी जो है वो रुकी नहीं रहती, वो बल्कि वो साथ साथ प्रोग्रेस कर रही होती है, जिसका मतलब है कि हर गुजरने वाले दिन में फैमिली के लिए तकलीफ़ें जो हैं वो ज़्यादा हो रही होती हैं। सो फैमिली फिर इंस्ट्रक्टिव एंगर से सेफ गार्डिंग एंगर की तरफ भी जाती है। सेफ गार्डिंग एंगर या हिफाजती गुस्सा आप जिसको कहेंगे, ये फैमिली तब अपनाती है जब फैमिली को लग रहा होता है कि उनका प्यारा या फिर घर के दूसरे अफराद जो हैं वो किसी तौर खतरे में मुब्तला हैं। सो ऐसी सूरत में जब नशे का मरीज़ खुद या अपने प्यारों को किसी डेंजर के अंदर डालता है तो फैमिली फिर सेफ गार्डिंग एंगर की तरफ जाती है। ज़्यादातर फैमिलीज़ जो किसी भी ट्रीटमेंट सेंटर से रब्ता करती हैं वो भी सेफ गार्डिंग एंगर की वजह से ही मोटिवेट होकर रब्ता करते हैं, यानी उनकी जो चौकीदाराना हिस्स है या चौकीदाराना जो गुस्सा है वो उन्हें मजबूर करता है कि वो इसको ख़तरे में से निकालें, क्योंकि अब हालात ये बता रहे होते हैं कि अगर इस वक्त कोई एक्शन ना लिया गया तो कोई ऐसा नुकसान हो सकता है जो कि नाकाबिले तलाफी हो। नशे के मरीज़ ज़्यादातर जो हैं वो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। उनके इमोशनली अनअवेलेबल होने की वजह बेसिकली वो तमाम नशे हैं जो कि वो करते हैं और वो नशे उसकी ब्रेन केमिस्ट्री को ऑल्टर करते हैं। ऐसी सूरत में हमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताती है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि अगर कोई टीम जो है वो गुस्से के अंदर आती है और उसको पॉजिटिवली चैनलाइज करती है तो वो अपनी अपोनेंट टीम को शिकस्त दे सकती है, बिकॉज उनका परफॉर्मेंस का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर किसी टीम का गुस्सा नेगेटिवली चैनलाइज हो तो उनकी तवज्जो गेम की बजाय अपने अपोनेंट्स पे होती है। सो जब गेम के ऊपर आपकी तवज्जो नहीं होगी, अपोनेंट्स के ऊपर होगी, तो आप कभी भी उस गेम को नहीं जीत सकते। बिल्कुल वैसे ही नशे की बीमारी के अंदर जब फैमिली का गुस्सा नेगेटिवली चैनलाइज होता है तो उनकी तवज्जो बीमारी की बजाय अपने मरीज़ के ऊपर फोकस होती है। सो वो उसी से बातचीत करते हैं जिससे कोई नताइज नहीं निकलते। लेकिन अगर वो अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिवली चैनलाइज करेंगे तो उनकी तवज्जो नशे के मरीज़ की बजाय नशे की बीमारी पे होगी, जिसको मैनेज करने की ज़रूरत है। देखें, जब भी कोई फैमिली किसी पेशेंट से बात करती है इलाज के हवाले से तो फैमिली ज़्यादातर क्रूशल मोमेंट्स को यूज़ करती है। क्रूशल मोमेंट से मेरी मुराद है कि फैमिली को ये ख्याल इलाज का तभी आता है जब मरीज़ ताज़ा नशा करके तो भी घर में एंटर हुआ है और फैमिली का ख्याल है कि ये लम्हा ज़ाया नहीं करना चाहिए क्योंकि इस वक्त इसने नशा भी किया हुआ है। सो यहाँ पर अगर बात की जाएगी तो ये फ़ौरन रजामंद हो जाएगा। फैमिली को ये भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि मरीज़ को नशों की वजह से जो तकलीफ़ें मिल रही होती हैं उस मरीज़ के पास एक उनका हल भी मौजूद है कि वो अपनी उन फीलिंग्स को नशों के थ्रू मेडिकेट भी करता रहता है। और वो हल भी नशा ही है। वो हल भी नशा है, तकलीफ़ें भी नशे की वजह से आ रही होती हैं और वो एक फॉल्स सोल्यूशन के तौर पर नशों से ही उसे मेडिकेट करने की कोशिश कर रहा होता है। सो फैमिली जो है वो ज़्यादा तकलीफ़ को महसूस करती है। फैमिली का ख्याल है कि उसको अपनी ज़िंदगी संवारनी चाहिए, उसको ये करना चाहिए, उसको नशे छोड़ना चाहिए। देखें, बुनियादी चीज़ ये समझने की है कि जब भी कोई नशे छोड़ेगा वो अपनी रीज़न्स की वजह से छोड़ेगा, वो फैमिली की रीज़न्स की वजह से नहीं छोड़ेगा। फैमिली को अब ज़रूरत इस अमर की है कि वो मरीज़ को रीज़न्स प्रोवाइड करे ताकि वो नशा छोड़ने की सोच की तरफ चलना शुरू कर दे। फैमिली बहुत सारे ऐसे काम करती है पेशेंट को डिफरेंट क्राइसिस में से निकालने के लिए, उसको बार बार रेस्क्यू करती है, उसकी जगहों पे झूठ बोलती है, उसकी जगहों पे बहाने बनाती है। सो फैमिली अगर ये काम करने से हाथ पीछे खींच ले तो पेशेंट को हर रोज़ किसी ना किसी छोटे बड़े क्राइसिस से जब वास्ता पड़ेगा तो इवेंचुअली वो फिर ये सोचने पे मजबूर होगा कि मेरी ज़िंदगी में ये जो हर रोज़ मसाइल मुझे दरपेश होते हैं ये नशों की वजह से हो रहे हैं, ये किसी और की वजह से नहीं है। लेकिन जब फैमिली उन तमाम मसाइल को साफ करती रहती है और मरीज़ नशों के मज़े लेता रहता है तो मरीज़ के जहन में ये सोच नहीं उभरेगी। फैमिली जब भी बात करे, फैमिली को एक तो बात करने का वक्त जो है वो ट्रेस करने की ज़रूरत है। फैमिली को हमेशा सुबह मॉर्निंग में उठ के नाश्ता जब मरीज़ कर चुका हो या कर रहा हो तो तब बात करने की ज़रूरत है, जब उसने नेक्स्ट डोज नशे की अभी नहीं ली, रात का नशा उतर चुका है, नेक्स्ट डोज नशे की नहीं ली, तो वो बेस्ट टाइम होता है जिसमें फैमिली बात कर सके। और फैमिली नशों पे बात करने की बजाय फैमिली नशे की बीमारी के ऊपर बात करे। एक तो पीक मोमेंट्स में या क्रूशल मोमेंट्स में पेशेंट से बात ना करें, यानी जब वो नशे की हालत में है तो फिर उससे बात ना करें, फिर उससे कम से कम कम्युनिकेशन करें और उसको सोने दें। जब वो सुबह सोकर उठेगा तो फिर आप उससे बातचीत कर सकते हैं और कभी भी पेशेंट के साथ 1-to-1 बातचीत ना करें।
आपको जितना भी मान हो कि आप कोई बड़ी ही उम्दा बातचीत करने वाले हैं, आपको जितना भी मान हो कि आपके साथ उसका रिश्ता बहुत ज़बरदस्त है या बड़ा इम्पोर्टेंट है और वो आपकी बात को कभी भी इनकार नहीं करेगा, बीमारी आपके इन सारे मानों को तोड़ देती है। जब भी पेशेंट के साथ बात करें तो एक टीम बनाकर बात करें। जैसे नशे से पेशेंट को रिकवरी की तरफ लेकर जाना, ये कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट है और बड़े प्रोजेक्ट पे आप अकेले अगर काम करेंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे और आप उस काम को निभा नहीं सकेंगे। हमेशा एक टीम अपनी इकट्ठी करें, 3-4 लोग जो हैं वो इकट्ठे मिलकर पहले अपना कोई एजेंडा तय कर लें और उसमें सिर्फ नशे की बीमारी के मौजू के ऊपर ही बात हो और उससे बारहा कहें कि हम चाहते हैं कि तुम किसी न किसी मौलिद से रब्ता करो और अपने इलाज की तरफ जाओ, क्योंकि इससे हमें भी काफ़ी तकलीफ पहुंच रही है, आपको भी काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। सो बेहतर है कि हम इसके कोई हल की तरफ जाएं। सो अगर तो वो उन मोमेंट्स में बात करेंगे जहाँ पे अभी मरीज़ नशे के ज़ेरे असर नहीं है और नशा किए हुए उसे कोई 12-13 घंटे हो चुके हैं, तो फिर वो आपको मुनासिब जवाब देने की तरफ जाएगा। ज़रूरी नहीं कि वो फ़ौरन ही मान जाएगा कि हाँ जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं चलें, लेकिन वो आपकी बात को सुनेगा और आपकी बात को सुनकर तो या तो वो खामोश रहेगा या फिर आपको कहेगा कि अच्छा मैं सोचूंगा। लेकिन अगर आप बात करने के साथ साथ खुद भी गुस्सा करने लगेंगे तो फिर आगे से रिटेलिएशन आएगी, फिर आपको वो रिटेलिएट करेगा। अगर आप उससे ये कहेंगे कि तुम्हें समझ नहीं आती, तुम बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार हो, तुम्हारा तो मुस्तकबिल भी आगे खाकी है और आगे कुछ नज़र भी हमें नहीं आता, तुम तो बस बेड़ा ही गर्क करोगे अपना भी और तुम हमारे ख़ानदान का नाम भी डुबोगे, तो फिर ऐसी बातें जब आप मरीज़ को कहेंगे, चाहे उसे 12 घंटे हो चुके हैं नशा करते किए हुए, तो फिर वो आपकी बातों पे रिटेलिएट ही करेगा। हमेशा अपना मौक़िफ़ जो है वो अच्छे तरीके से किसी दूसरे को बयान करें, जिसमें शेमिंग एलिमेंट ना हो, जिसमें डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स ना हो, जिसमें आप उसको कोई प्रोवोक करने वाली बात ना करें। सिर्फ अपना मौक़िफ़ बयान कर दें कि हम ये चाह रहे हैं कि आप अपनी नशे की बीमारी के बारे में कुछ सोच विचार करनी शुरू करें और हम भी कोई मौलिज तलाश कर रहे हैं, आप भी कोई मौलिज तलाश करने की तरफ जाएँ ताकि हम इस मसले को हल करने की तरफ जाएँ। ये है।